1965 में शुरू हुई हरित क्रांति के परिणाम पंजाब के लिए इतने भयानक रहे कि पंजाब में कैंसर से मरने वालों की संख्या औसतन प्रतिदिन 105 और एक साल में 38,000 तक पहुंच गई है। एक साल में 38,000, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। हरित क्रांति के बाद पंजाब ने भारत को भुखमरी की हालत से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन बदले में पंजाब ने कैंसर के रूप में इसकी भारी कीमत चुकाई है। पंजाब, जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है, वो कैसे कैंसर का शिकार हुआ, मृत्यु दर का ये आंकड़ा इतना बड़ा कैसे बन गया और उसमें हरित क्रांति का क्या रोल रहा, इसी मुद्दे पर आज का हमारा ये वीडियो है। पंजाब में कैंसर से प्रभावित आबादी में 65% फीमेल्स और 35% मेल्स हैं। ये कोई एक तरह का कैंसर नहीं है, इसमें शामिल हैं फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवेरियन, ईसोफेगस और ल्यूकेमिया जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। मेल्स में लंग कैंसर, माइलोइड ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर, माउथ और गॉल ब्लैडर। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में हर 1 लाख आबादी पर कैंसर से मरने वालों की संख्या 136 है, जबकि पूरे भारत में 1 लाख जनसंख्या पर कैंसर से मरने वालों की संख्या 80 है। इस तरह भारत में 80 के मुकाबले पंजाब में 136 का आंकड़ा ये भी चौंकाने वाला है। पंजाब का एक क्षेत्र है मालवा, जिसे कभी कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसी मालवा को आज कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि पंजाब का सबसे ज्यादा कैंसर प्रभावित क्षेत्र मालवा क्षेत्र रहा। इसके अलावा माझा और दोआब क्षेत्र में भी कैंसर के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। हरित क्रांति के इतने दर्दनाक परिणाम पंजाब को भुगतने होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो हुआ ये था कि 1960 से पहले भारत में कई बार अकाल पड़ा था। आपने लगान मूवी तो जरूर देखी होगी, उसमें ये सब दिखाया गया है। तो 1770 से 1943 के बीच कई बार अकाल पड़ने और भुखमरी की वजह से 3 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। लोगों को खाने के लिए कई दिन तक रोटी नसीब नहीं होती थी, इतनी बुरी हालत थी इंडिया की। उस समय भारत अमेरिका और बाकी देशों से खाद्यान्न के लिए मदद मांगा करता था। इसके लिए भारत को अमेरिका से खाद्य अनाज, गेहूं और चावल मंगवाने के लिए बार बार हाथ फैलाने पड़ते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए और कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत अधिक उपज वाली फसलों, कीटनाशक रसायनों, पेस्टिसाइड और पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स पर जोर दिया गया। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और अधिक अनाज उगाकर भारतीय जनता का पेट भरने के लिए पंजाब को चुना गया। हरित क्रांति के समय पंजाब में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में लगातार पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का स्प्रे किया गया था। केमिकल्स के इतने अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड स्प्रे के कारण पंजाब की आबो हवा और पानी समय के साथ जहरीला होता चला गया। समय के साथ ये जहरीले रसायन खाद्य श्रृंखला, दूषित हवा और प्रदूषित पानी के माध्यम से मानव शरीर में आत्मसात होते चले गए और इसके परिणाम सामने आए कैंसर के रूप में। पूरे पंजाब में जितना पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, उसका 70% पेस्टिसाइड अकेले मालवा में स्प्रे किया जाता है और यही कारण है कि मालवा में सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित लोग हैं। एक ट्रेन है भटिंडा बीकानेर पैसेंजर, जिसे पहले अबोहर जोधपुर पैसेंजर ट्रेन के नाम से जाना जाता था। ये ट्रेन भटिंडा पंजाब से लेकर बीकानेर राजस्थान के बीच चलती है। इस ट्रेन में डेली लगभग 100 कैंसर पेशेंट्स पंजाब से 350 किलोमीटर दूर यात्रा करते हुए बीकानेर राजस्थान आते हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए। ये सभी लोग सस्ते इलाज के लिए बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैंसर का इलाज कराने के लिए आते हैं। क्योंकि इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हर 10 में से 7 लोग कैंसर पीड़ित होते हैं, इसलिए इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये भी एक विडंबना है कि किसी ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया हो। तो इस तरह हरित क्रांति के बाद धीरे धीरे पंजाब कैंसर की चपेट में आता चला गया। न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गई, लेकिन कोई भी पंजाब की इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल नहीं कर पाया। अब ये समस्या तो बहुत बड़ी है, पर समाधान भी कुछ ना कुछ होगा ही। विशेषज्ञों ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ विकल्प, कुछ समाधान बताए हैं। पहला समाधान है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाया जाए, जिसके अंतर्गत आते हैं सीड सिलेक्शन, बायोलॉजिकल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल। सीड सिलेक्शन के अंतर्गत पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, मतलब ऐसी क्रॉप का चयन किया जाना चाहिए जिन पर कीट और कीड़ों का असर ही ना हो। इससे होगा ये कि कीटनाशक रसायनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल, अगर किसी कारण से कीड़ा फसल में लग भी जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्राकृतिक शिकारी और परजीवियों का उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि रसायनों का। प्राकृतिक शिकारी जैसे कि आपने कीड़े खाने वाली चिड़िया को देखा होगा।
मैकेनिकल कंट्रोल कीड़ों को पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप्स या पेस्टोफ्लैश का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिन पर कीड़े खुद ब खुद आकर्षित होकर चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। दूसरा समाधान है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि नीम एक नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट है। आपने भी देखा होगा, घरों में गेहूं अनाज की टंकी में नीम के पत्ते रखे जाते हैं, जिससे कीड़े पैदा नहीं होते। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, फसलों में विविधता यानी अलग अलग फसल बदल बदल कर बोनी चाहिए, ताकि कीटों के जीवन चक्र को रोका जा सके, समाप्त किया जा सके। तीसरा समाधान है रेगुलेटरी एक्शंस एंड पॉलिसीज। हजार्डस पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाना चाहिए। इस दिशा में पंजाब सरकार काम भी कर रही है। चौथा समाधान है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। किसानों के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने चाहिए। अभी भी समय है, ये सभी विकल्पों को अपनाकर आने वाले समय में इस बीमारी को और ज्यादा गंभीर होने से रोका जा सकता है। अगर अब भी इसको ना रोका गया तो आने वाले कुछ सालों में ये बीमारी एक महामारी का रूप ले लेगी, जिसे नियंत्रण करना संभव नहीं होगा। इस पूरे मामले को जानने के बाद ये समझ आता है कि कभी भी प्रकृति के साथ और प्राकृतिक संतुलन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पेस्टिसाइड, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करके इंसान ने यही गलती की है और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिसका परिणाम आज कैंसर के रूप में हमारे सामने है। दोस्तों, मैंने इस पूरे मुद्दे को आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।